नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कि कैसे मिलेगा किसानों को घटिया कीटनाशकों से छुटकारा। जानेंगे आंध्र प्रदेश में बढ़ रहे लाल मिर्च के रकबे के बारे में। बताएंगे झारखंड सरकार की नई पहल के बारे में। जानेंगे क्यों महाराष्ट्र सरकार ने सोलर पंप के खरीद पर रोक लगा दी है। साथ ही बताएंगे मध्य प्रदेश के किसानों को कपास से मिलने वाली छूट के बारे में। अक्सर किसानों की शिकायत रहती है कि दुकानदार के घटिया कीटनाशक बेचने की वजह से उनकी फसल खराब हो रही है। तो अब किसानों को दुकानदार के इस घपले से डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर अब कोई दुकानदार घटिया कीटनाशक बेचता है तो उसे 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई दुकानदार घटिया कीटनाशक बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए किसानों को दुकानदार से कीटनाशक की रसीद लेना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि रसीद के आधार पर ही किसान शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने जनपद या ब्लॉक के पीपीओ अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके तहत अगर कीटनाशक की गुणवत्ता खराब निकली तो संबंधित दुकानदार को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 2 साल तक की कैद हो सकती है। और दूसरी बार अगर ऐसा मामला उस दुकानदार के खिलाफ आता है तो इसका जुर्माना और सजा दोगुनी कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश की गिनती देश के कपास उत्पादक राज्यों में की जाती है। ऐसे में प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने कपास के मंडी शुल्क पर 1% की छूट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कपास पर वसूली जाने वाली 1% मंडी फीस छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के मुताबिक इस साल से अगले साल 8 जनवरी तक किसानों से कपास पर 1% मंडी शुल्क नहीं लिया जाएगा। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सितंबर में खत्म हुए कपास वर्ष 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में करीब 18 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ था और अक्टूबर में शुरू हुए मौजूदा कपास वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में 19 लाख गांठ कपास का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश में रबी सीजन के दौरान मसालों की बुआई के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में धनिया का रकबा घट रहा है तो वहीं लाल मिर्च की खेती का रकबा बढ़ने वाला है। आंध्र प्रदेश कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सिर्फ 9,000 हेक्टेयर में धनिये की फसल दर्ज की गई है। वहीं पिछले साल इस दौरान राज्य में 28,000 हेक्टेयर से ज्यादा धनिये की बुआई हो चुकी थी। इन दिनों में धनिये की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते राज्य के किसान धनिये की खेती पर जोर नहीं दे रहे हैं। हालांकि लाल मिर्च की खेती के रकबे में पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़त दर्ज की गई है। राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक अभी तक राज्य में 21,000 हेक्टेयर में लाल मिर्च की फसल लग चुकी है। खराब मॉनसून का असर रबी सीजन के फसलों पर भी देखा जा रहा है। कम बारिश के कारण मक्का उत्पादन भी पिछले 2 साल के निचले स्तर पर देखा जा रहा है। वहीं पीईसी की तरफ से जारी मक्का इंपोर्ट टेंडर में किए गए बदलाव ने देश के मक्का आयातकों को मायूस कर दिया है। सरकार की ओर से पिछले हफ्ते पीईसी की तरफ से जारी हुए 3.20 लाख टन मक्का इंपोर्ट के टेंडर में बदलाव किया गया है। पीईसी के मुताबिक अब 3.20 लाख टन की जगह 2.90 लाख टन मक्का का इंपोर्ट किया जाएगा। टेंडर में किए गए बदलाव के मुताबिक गुजरात के मगदला पोर्ट पर जिस 30,000 टन मक्का की डिलीवरी होनी थी उसे निरस्त कर दिया गया है। लगातार 2 खरीफ सीजन के दौरान बरसात की कमी की वजह से देश में मक्का के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए मक्का इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साल 2013-14 के खरीफ सीजन के दौरान
देश में 171.40 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ, जो साल 2014-15 के खरीफ में घटकर 183.9 लाख टन रह गया और अब साल 2015-16 के खरीफ में घटकर 155.1 लाख टन रहने की आशंका है। झारखंड में अगर कोई अपना निजी मेडिकल कॉलेज खोलता है तो उसे सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने प्रदेश सरकार के मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रोत्साहन नीति पर अपनी मंजूरी दी है। झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रोत्साहन नीति पर कैबिनेट सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलने वालों को सरकार की तरफ से 30 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत MBBS की 50% सीटें JCCEC या राज्य की अन्य एजेंसी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से भरी जाएंगी। वहीं बाकी की 50% सीटों पर झारखंड की आरक्षण नीति लागू की गई है। फीस का निर्धारण भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार तय करेगी। राजधानी दिल्ली में मेट्रो की रफ्तार लगातार बढ़ ही रही है। साथ ही दिल्ली मेट्रो यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। ऐसे में मेट्रो यात्रियों को रोजाना भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो के कुछ नियमों में बदलाव किया है। मेट्रो के बढ़ते नेटवर्क और मेट्रो के यात्रियों में इजाफे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने पैसेंजरों के रुकने की नई समय सीमा तय की है। बदले हुए नियमों के तहत मेट्रो सिस्टम में यात्रियों के ठहरने की अधिकतम समय सीमा 170 मिनट से बढ़ाकर 180 मिनट कर दी गई है, लेकिन किराए और रास्ते की दूरी के हिसाब से मेट्रो के रुकने का समय तय किया गया है। इसके तहत ऐसे यात्री जिनके टोकन का किराया 18 रुपए है, वे मेट्रो परिसर में 65 मिनट तक रुक सकते हैं। वहीं 23 रुपए के टोकन वाले यात्री 100 मिनट और इससे अधिक रुपए वाले टोकन के यात्री मेट्रो परिसर में 180 मिनट तक रुक सकते हैं। देश के सभी राज्यों में लड़कियों का आंकड़ा लड़कों के मुकाबले काफी कम देखा जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा राज्य में बेटियों के आंकड़ों में सुधार हुआ है। हरियाणा सरकार के मुताबिक 1000 लड़कों के मुकाबले राज्य में लड़कियों की संख्या 889 तक पहुंच गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अब इस आंकड़े को 900 तक लाया जाएगा। उन्होंने राज्य के पंचकुला जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सशक्त बेटी सशक्त भारत यात्रा की शुरुआत की है। तो दोस्तों, देश डायरी में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। हवाई यातायात नियंत्रण की तरह ही नदी सूचना प्रणाली को भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले सोलर पंप में देरी हो सकती है, क्योंकि सोलर पंप के सरकारी खरीद में घपलेबाजी जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार पहले ही इस मामले की जांच करवाने वाली है। मुंबई के किसान अब सोलर पंप की खरीद नहीं कर सकते हैं। विपक्ष की तरफ से खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलर पंप की खरीद पर रोक लगा दी है। साथ ही सोलर पंप की खरीद के लिए गुजरात मॉडल का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के 2 अधिकारी गुजरात जाएंगे। इससे पहले सरकार ने महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित 18 जिलों के किसानों के लिए 10,000 सोलर पंप खरीदने का फैसला जारी किया था। केंद्र सरकार कृषि बाजारों में ई-संपर्कता बढ़ाने वाली है। इस दिशा में जल्द ही सरकार एक सॉफ्टवेयर शुरू करने वाली है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य आसानी से मिल जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश के कृषि बाजारों में ई संपर्कता के लिए सरकार जल्द ही एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करने वाली है।
तेलंगाना के मेदक जिले में मुलुगु गांव के श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए सॉफ्टवेयर के आने से कृषि बाजारों में किसानों की पहुंच आसान हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी आसानी से मिल पाएगा। इसी दिशा में कर्नाटक ने 50 कृषि बाजारों को एक साथ लाने में सफलता हासिल की है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। इसी तर्ज पर तेलंगाना सहित 12 राज्यों ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। हवाई यातायात नियंत्रण की तरह ही नदी सूचना प्रणाली को भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश की पहली नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। इस योजना से हवाई यातायात नियंत्रण की तरह ही जल मार्ग पर भी सुरक्षित और सटीक नौ परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही अंतर्देशीय जल मार्गों के बेहतर इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 26.23 करोड़ रुपए की लागत से 7 बेस स्टेशन साइटों को स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में इस साल रबी सीजन दलहन की खेती का रकबा बढ़ने वाला है। दलहन का ये रकबा पिछले साल के मुकाबले ही नहीं बल्कि साल 2013-14 के मुकाबले भी दलहन फसलों के उत्पादन में बम्पर पैदावार होने की आशंका जताई जा रही है। दलहन उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश में इस साल दलहन के उत्पादन में इजाफा बढ़ने का आंकड़ा मिल रहा है। आंध्र प्रदेश कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अभी तक 9.37 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हो चुकी है। वहीं पिछले साल इस दौरान राज्य में 7.35 लाख हेक्टेयर में ही दलहन की फसल लग पाई थी। रबी सीजन में चने के रकबे में जहां 30% की बढ़त का अनुमान है, वहीं मूंग और उड़द दाल की खेती के रकबे में भी भारी इजाफा होने का आंकड़ा मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने तंबाकू पदार्थों को लेकर अपने नियम कड़े कर दिए हैं। अगर अब कोई भी सिगरेट खरीदता है तो उसे दुकानदार को अपना नाम पता तो देना ही पड़ेगा और उसके साथ ही अब सिग्नेचर भी देना होगा। हरियाणा सरकार ने निकोटिन को 20वां जहर घोषित किया है। विष अधिनियम 1919 में पिछले साल संशोधन किया गया था, जिसे 16 फरवरी से लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 15 फरवरी तक की मोहलत देते हुए तंबाकू पदार्थ बेचने वालों को नए सिरे से लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया है। बीड़ी सिगरेट में भी निकोटिन होता है, इसीलिए ये सब बेचने वाले दुकानदारों को खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा रखना होगा, जिसमें ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, दस्तखत या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके अलावा विष का नाम, बेची गई मात्रा और बिक्री की तारीख भी रजिस्टर में लिखना जरूरी होगा। वहीं अगर निकोटिन युक्त पदार्थ को 18 साल से कम उम्र वालों को बेचा गया तो दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अभी कुछ महीनों पहले ही दिल्ली सरकार ने राजधानी में सफाई के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। कुछ इसी तर्ज पर नोएडा वासी भी मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे अपने शहर को साफ सुथरा बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में कूड़े और गंदगी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने क्लीन नोएडा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के जरिए नोएडा वासी सफाई और गंदगी से जुड़े सभी समस्याओं की शिकायत अधिकारी को बता सकते हैं। ऐप के जरिए फोटो भी भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही शिकायत करने वाले को इस समस्या का हल कब तक निकलेगा, इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी। कैसे बढ़ रही है राजस्थान किसानों की मुसीबतें, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैंक कस्टमर्स की प्रोटेक्शन के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसके जरिए ऑनलाइन लेन देन में हुई तमाम गलतियों को बैंक को 3 महीने के अंदर ही सुलझाना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। मध्य प्रदेश का गेहूं देश भर में सबसे महंगी कीमतों पर बिकता है, पर खराब मौसम इस साल प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में कमी ला सकता है। राज्य के किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में गेहूं उत्पादन 13% तक घट सकता है।
देश भर में सबसे महंगे भाव पर बिकने वाले मध्य प्रदेश के गेहूं का इस साल उत्पादन घट सकता है। राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के निदेशक मोहन लाल मीणा के मुताबिक राज्य में अब तक 50 लाख हेक्टेयर से भी कम में गेहूं की बुआई हो पाई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 15% पीछे है। बुआई घटने के साथ मौसम भी इस साल फसल के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है और तापमान सामान्य के ऊपर चल रहा है। इन हालात में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रहने की आशंका बनी हुई है। राजस्थान के धनिया किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सर्दियों के तापमान में बढ़ती गर्मी और ओस कम पड़ने की वजह से धनिया में लोंगिया रोग लगने लगा है, जो कि आने वाले दिनों में धनिया के उत्पादन को कम कर सकता है। राजस्थान के कुछ धनिया उत्पादक क्षेत्रों में धनिये की फसल को लोंगिया रोग लगने लगा है, जिससे आने वाली रबी फसल में धनिया उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इस बार सर्दियों के तापमान में कमी होने के कारण लगभग सभी रबी फसलों पर खराब असर पड़ रहा है। इसमें धनिये की फसल पर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लोंगिया रोग लगने की जानकारी भी मिल रही है। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों को दवाओं के छिड़काव करने की हिदायत भी दी है। साथ ही रात में जो ओस फसल के ऊपर गिरती थी, उससे फसल को नमी मिलती थी, जो कि इस बार कम पड़ी है। ऐसे कारोबारी जो दिल्ली में अपने माल की सप्लाई कमर्शियल वाहन के जरिए करते हैं, इन सभी के लिए दिल्ली वेट विभाग ने वेट DS फॉर्म 2 भरना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उन्हें 50,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसी भी शहर के कारोबारी जो ट्रक या कमर्शियल वाहन से दिल्ली में अपने माल की सप्लाई करते हैं, तो इसके लिए अब उनके पास वेट फॉर्म DS2 होना अनिवार्य हो गया है। साथ ही कारोबारियों को अपने सामान का पूरा विवरण, यानी ट्रक में भरे सामान का नाम, उस सामान की कीमत, ट्रक का नंबर और दिल्ली में प्रवेश करने की तारीख जैसी तमाम जानकारी दिल्ली सरकार के वेट विभाग के पोर्टल के माध्यम से एक SMS के जरिए बतानी होगी। इसके साथ ही इन सभी जानकारियों की एक प्रतिलिपि या सॉफ्ट कॉपी उस ट्रक चालक के पास होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी लागू होने वाली है, जिसके जरिए ऑनलाइन लेन देन में हुई तमाम गलतियों को बैंक को 3 महीने के अंदर ही सुलझाना होगा। क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, इनके जरिए पैसों के लेन देन में अगर बैंक उपभोक्ताओं के साथ कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी होती है, तो बैंक को 3 महीने के अंदर ही उपभोक्ताओं की इन समस्याओं का हल निकालना होगा। साथ ही अगर बैंक उपभोक्ता कोई ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, तो बैंकों को तुरंत ही कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए सरकार बैंक कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए नई पॉलिसी बना रही है, जिसे RBI के साथ कैबिनेट में बैठक के दौरान पास करके जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। जल्द ही उत्तर प्रदेश वासी ट्रैफिक के हर पल की खबर से अपडेट रहने वाले हैं। यातायात पुलिस एक ऐसे मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन पर ही ट्रैफिक का हाल जान सकेंगे। उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस जल्द ही यूपी ट्रैफिक ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू करने वाली है। ये मोबाइल एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में ट्रैफिक का हाल बताएगी। इसका फायदा वेस्ट यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत लखनऊ, कानपुर, मथुरा, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद और आजमगढ़ जिले वासियों को मिलने वाला है। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद वाहन चालक जाम के झंझट से छुटकारा पा सकेंगे। इस समय दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। इसी परेशानी को हल करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 15 दिनों के लिए ऑड इवन स्कीम भी लागू किया, जिसका असर जल्द ही माया नगरी मुंबई में भी देखा जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली के बाद मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की मांग की है।
इस मामले पर वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने बताया कि अगर इस योजना का सफल कार्यान्वयन होता है तो सड़कों पर प्रतिदिन चलने वाले वाहनों की संख्या में 50% तक गिरावट आ सकती है। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी का खतरा तो बना ही रहता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो शुगर के साथ ही हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। इससे आप न सिर्फ हाई ब्लड शुगर की चपेट में आएंगे, बल्कि आपको दिल के दौरे और उच्च रक्तचाप की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर के शोधकर्ताओं ने अपने नए शोध में खुलासा किया है कि खून में शुगर का स्तर बढ़ने से दिल की बीमारी और उच्च रक्तचाप का खतरा भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हाई ब्लड शुगर से रक्त धमनियां पूरी तरह से प्रभावित होती हैं, जिसके चलते लोगों में दिल के दौरे और उच्च रक्तचाप में आने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की रेस डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।